हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार बता देना ऑडियो वीडियो सब ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अनीश, विकास, रेखा, हनी सिंह, प्रियंका, सभी को वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग। हाँ, एक बार बता दीजिए, आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को खत्म करने वाले हैं और आज मैं आपको एक शीट प्रोवाइड करूंगी पीडीएफ सेक्शन में। ठीक है, जहाँ पे आपको पीडीएफ्स वगैरह आपके क्लास में मिलता है ना, वहाँ पे आपको शीट प्रोवाइड कर दूंगी और आपके पास टाइम है, आज टाइम है, कल टाइम है और सैटरडे को मैं इसका डिस्कशन करवाने वाली हूँ। ओके, तो आज मैं आपका पार्ट सब एक बार ध्यान से सुन लेंगे और किसी को पीडीएफ मिलने में कोई दिक्कत है मेल कर देंगे। ठीक है, टुडे विल बी कंप्लीटिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। कैसे पता करेंगे कौन सा वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, ये तो मैंने थ्योरी में पढ़ा दिया और पढ़ाते समय आपको लगेगा मैम ने जो पढ़ाया सब समझ में आ गया है। उस समय तो यही लगता है, बट असली प्रॉब्लम शुरू होता है जब सेंटेंसेस आता है। ठीक है, जब मैं आपको प्रैक्टिस शीट देने वाली हूँ तो वहां पता लगाना, थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि कैसे पता करेंगे कि कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है। तो आपको मैं एक प्रैक्टिस शीट देने वाली हूँ जिसमें 50 से 60 क्वेश्चंस रहेगा। आज मुझे इसको कंप्लीट कर लेने दीजिए। ठीक है, अभी तक हमने नाउन पहचानने का तरीका सीखा, प्रोनाउन पहचानने का तरीका सीखा और वर्ब पहचानने का तरीका सीखा। आज मैं इसको कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, हाँ, आज मैं इसको कंप्लीट करवा दूंगी और मैं प्रैक्टिस शीट ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप चेक करना, जहां पे आपका क्लास होता है ना, ठीक है, जहां पे आपका क्लास होता है वहीं पे पीडीएफ लिखा हुआ मिलेगा, वहीं पे मैं पीडीएफ डाल दूंगी। अगर और इसी का डिस्कशन, वैसे तो आपकी क्लास मंडे से फ्राइडे को है, लेकिन कल छुट्टी कर दी थी मैंने, तो मैंने सोचा चलो सैटरडे को सुबह 9:30 बजे मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिस्कशन कराऊंगी। आपके पास थर्सडे टाइम है, फ्राइडे टाइम है, बना के आइएगा क्लास में और डिस्कशन देखिएगा। अगर पीडीएफ में कोई दिक्कत है मिलने में, ढूंढने में, HRUClive@gmail.com पे मैसेज डाल दीजिएगा, मेल कर दीजिएगा HRUClive, वो आपको हेल्प कर देंगे। ठीक है, वो आपको हेल्प कर देंगे। अगर उसके बाद भी दिक्कत हो, इस नंबर पे कॉल मत करना, मैसेज करना 9958358324। ठीक है, वहां पे आप जहाँ क्लास करते हो ना, उस क्लास में ही, जहाँ से आप क्लास लाइव क्लास जाते हो, वहीं पे आपको पीडीएफ लिखा हुआ मिलेगा और वहीं पे मैं आपको पढ़ाने के बाद डालूंगी, अभी नहीं डाला। ओके, चलो स्टार्ट किया जाए। तो स्टार्ट किया जाए ना, स्टार्ट किया जाए। अरे शुरू में ना इतने सारे बच्चे एक साथ जुड़ते हैं ना, तो 2-4 मिनट के लिए ना थोड़ा बफरिंग होने लगता है, उसके बाद धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। ओके, स्टार्ट किया जाए। चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने सीखा नाउन पहचानने का तरीका, हम लोगों ने सीखा नाउन पहचानने का कितना सारा तरीका हम लोगों ने सीखा। जो जो नाउन पहचानने का मेथड है वही वही चीज से प्रोनाउन को भी पहचानेंगे। वर्ब पहचानने का तरीका सीखा। अब आ जाओ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसको बोलते हैं? एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण। और विशेषण क्या होता है? विशेषता बताने वाले वर्ड्स विशेषण होते हैं। ओके, कल से नया चैप्टर शुरू होगा। आज मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच तो बेसिक होता है, कल से मैं एक नया चैप्टर शुरू करूंगी, कंजंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कल से कंजंक्शन टॉपिक शुरू होगा। चलो पहले इसको खत्म कर लेते हैं। एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स होते हैं। और एडजेक्टिव्स किसको डिस्क्राइब करता है? एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं। चलो सेंटेंस में देखो आप, द क्लेवर फॉक्स डिफीटेड द ब्रेव लायन। यहाँ पे द लगा है और आप बोलोगे कि मैम आपने तो बताया था कि द आर्टिकल होता है, आर्टिकल के तुरंत बाद नाउन आता है, बट कभी कभी हम उस नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव भी लगा देते हैं। तो ये जो द लगा है ना, ये फॉक्स के लिए लगा है। फॉक्स, फॉक्स एक जानवर है और कोई भी जानवर का नाम नाउन है। कैसा? फॉक्स, चालाक। तो ये फॉक्स की विशेषता बता रहा है ना, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, लायन। लायन क्या है? नाउन है। कैसा लायन? बहादुर लायन, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव। उसी तरह द डॉक्टर्स से, डॉक्टर्स का कहना है कि इट इज अ होपलेस केस,
ये जो केस है, ठीक है, ये केस क्या है? ये केस नाउन है, आर्टिकल लगा है ना, नाउन। कैसा केस? एकदम होपलेस, एकदम निराशा, इसमें कोई होप नहीं है, ये भी एडजेक्टिव है, केस की विशेषता बता रहा है और केस नाउन है। शी इज स्मार्ट, तो शी की विशेषता बताई जा रही है, तो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हमेशा नाउन की ही विशेषता नहीं बताता, एडजेक्टिव प्रोनाउन की भी विशेषता बता रहा है, शी की विशेषता बता रहा है। शी इज स्मार्ट इनफ टू डील विद द सिचुएशन, इस सिचुएशन को डील करने के लिए वो काफी स्मार्ट है। अरे सब मिलेगा, प्रैक्टिस शीट भी देना मैम जी। मिलेगा, सब मिलेगा। पहले तो आप क्लास करो, आपको इतना ज्यादा कंटेंट मिलेगा ना कि आप थक जाओगे। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आने लगेगा कि पापा कितना, कैसे क्या बनाए, इतना ज्यादा कंटेंट मिल गया है, कैसे क्या पढ़े, इतना ज्यादा प्रैक्टिस शीट है। सब मिलेगा, सब मिलेगा। बस कोशिश करिएगा ना, पाइल अप मत करिएगा, जैसे जैसे शीट मिलता जाए बनाते जाइएगा, और एक एक शीट का मैं डिस्कशन करवाऊंगी। वॉइस क्लियर है आकृति? अपने साइड से चेक करिए आप, ठीक है। वॉइस क्लियर हो गया? जैसे क्लास में एक साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं तो थोड़ा सा बफरिंग वगैरह होने लगता है, उसके बाद 2-4 मिनट बाद फिर से सब ठीक हो जाता है। तो एक बार आप, जब भी कोई दिक्कत होता है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा क्लास में फिर से क्लास को डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करिए। मैसेज नहीं आ रहा है क्या? आप देख नहीं रही? नहीं, सब मैसेज आ रहा है, बट यहाँ मैं आपके मैसेज देखने के लिए नहीं आई हूँ, पढ़ाने आई हूँ। जितना भी इधर उधर की मैसेज करोगे ना, एनर्जी वेस्ट मत करना। मुझे कोई काम का जो मैसेज होता है ना, वही मेरे को दिखता है, ठीक है। काम का मैसेज ही मैं देखती हूँ। किसी बच्चे को कोई डाउट है, जेन्युइन डाउट है, वो सब, इधर उधर नहीं। एडजेक्टिव ये होता है। अब आ जाओ नेक्स्ट। सम स्टूडेंट्स हेल्प्ड हर टू डू द वर्क। अब एडजेक्टिव्स में हमेशा ब्यूटीफुल, ब्रेव, स्मार्ट, वही सब नहीं होता है। एडजेक्टिव कभी कभी क्वांटिटी भी बताता है। जैसे स्टूडेंट्स क्या है? स्टूडेंट्स नाउन है, कितने स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स, तो नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव सही। सम भी एडजेक्टिव है, ठीक है। सम किसी की विशेषता नहीं बता रहा है, बट सम संख्या बता रहा है ना, नाउन की संख्या, नाउन की मात्रा बताने के लिए भी एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक इज वेरी गुड। जो बुक का पहला चैप्टर है बहुत अच्छा है। देखो यहाँ पे 2 एडजेक्टिव है, एक तो ये चैप्टर नाउन है। आप बोलोगे मैम आपको कैसे पता चल गया कि चैप्टर नाउन है? देखो द लगा है, ये द आर्टिकल नाउन के लिए लगा, और दूसरा चैप्टर का प्लूरल होता है ना, चैप्टर का प्लूरल चैप्टर्स होता है, तो प्लूरल भी नाउन का बनता है। ओके। तो चैप्टर में भी कौन सा चैप्टर? पहला चैप्टर, तो फर्स्ट भी एडजेक्टिव है। एक सेंटेंस में आराम से 3-4 एडजेक्टिव आ सकता है। और द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक इज वेरी गुड। गुड भी तो, एक तो कौन सा चैप्टर? फर्स्ट चैप्टर, तो फर्स्ट भी एडजेक्टिव है, और चैप्टर कैसा है? बहुत अच्छा है, तो ये भी एडजेक्टिव ही है, चैप्टर की विशेषता बता रहा है। गुड भी चैप्टर की विशेषता और फर्स्ट भी चैप्टर की विशेषता। स्टेनो निकालना है। स्टेनो को कितने सारे, कल मैंने स्टेनो का भी तो, देखो बच्चे हमारे ना कंप्लेन करते हैं कि मैम आप जब जूम मीटिंग करते हो, क्या बच्चों को सेलेक्ट करते हो? कुछ नहीं सेलेक्ट करती हो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपना सिलेक्शंस भेजते हैं जो कि हम कम्युनिटी पोस्ट पे डालते हैं, ठीक है। कम्युनिटी पोस्ट पे डालते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को सेलेक्ट करके जूम मीटिंग करवाते हैं। हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। उस ग्रुप में बच्चों को जोड़ते हैं, और जो उस दिन अवेलेबल रहता है पहले ही बता देते हैं आज 5 बजे जूम मीटिंग है, जो जो बच्चा अवेलेबल है वो ज्वाइन कर सकता है। ऐसा थोड़ी है कि बच्चों को सेलेक्ट करके बुलाते हैं। इंग्लिश वीक है मत करिए। जो बच्चे हमारे जो आप लोग कमेंट्स करते हो ना, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, आधा से अधिक सिलेक्शन हिंदी मीडियम का ही होता है, और इंग्लिश में उन्हीं को ज्यादा नंबर आ रहा है। आप जूम मीटिंग, मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाला है स्टेनो वाले बच्चों का, कोई बच्चा ऐसा नहीं है ना जिसका 80+ नहीं आया। 80+ नहीं आया, किसी का 93 है, 92 है, 87 है, 82 है, 81 है। मैक्सिमम बच्चे मेहनत कर रहे हैं बच्चे,
बच्चे हमारे मेहनत कर रहे हैं, नंबर ला रहे हैं, तो गुड भी एडजेक्टिव हो गया। कंप्लेन ये सब ना अपने दिमाग से हटाओ, ग्रो अप, बड़े हो गए हो, ये सब वर्ड अपने दिमाग से हटाइए। मैं वीक हूं या मेरी इंग्लिश वीक है, अरे ये सब हटाइए। मेरी इंग्लिश वीक है ये सब नहीं बोलना है। मेरी वीक है तो क्या, मुझे तो किसी हाल में सुधारना है। वेरी नहीं है, वेरी ना एडवर्ब होता है, वो मैं बाद में बताऊंगी। वेरी एडवर्ब है, वेरी कहीं से एडजेक्टिव नहीं है। लिख लिया ये, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, एडवर्ब। अब ये जो अभी क्या पढ़ा हमने, एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, नाउन और प्रोनाउन की। जब हम जूनियर क्लासेस में होते थे तो टीचर बताते थे ना, वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं। क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता बताने वाले वर्ड्स क्रिया विशेषण होते हैं। ठीक है, ठीक है, क्रिया की विशेषता बताने वाले वर्ड्स, वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं। बट कभी कभी वर्ब की विशेषता, एडवर्ब वर्ब की विशेषता तो बताते ही है, लेकिन कई बार एडजेक्टिव्स वर्ब की विशेषता बताने के अलावा एडवर्ब एडजेक्टिव की भी विशेषता बता सकता है। एडवर्ब वर्ब की विशेषता तो बताता ही है, ये तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। लेकिन कभी कभी एडवर्ब एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है, और कभी कभी एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। यहाँ मैं ये मत सोचना कि मैंने आपको एडवर्ब पढ़ा दिया है, अभी बस एडवर्ब पहचानने का तरीका सीखना है। एडवर्ब चैप्टर को हम करीब 4 से 5 दिन लगेगा एडवर्ब चैप्टर को पूरा पढ़ने में, ठीक है। अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं आइडेंटिफिकेशन, सेंटेंस में कैसे पता करेंगे नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। यही होना चाहिए लक्ष्य। मैम अभी वाइब आ रहा है कि इंग्लिश बैरियर नहीं रखना, साहब बच्चा निकाल रहा है, ये बच्चे का पैशन होना चाहिए, बच्चे को कुछ हटके करना है, पैशन होना चाहिए। ही विल बी लीविंग टू नाइट, अब मेरे को बताओ कौन सा एडवर्ब है, ये तो हमारा ही तो प्रोनाउन हो गया, विल बी लीविंग ये पूरा वर्ब हो गया, तो इस सेंटेंस में कोई ना कोई एडवर्ब होगा ना। ये क्या है, टू नाइट, आज की रात जा रहा है। अब आप बोलोगे कि मैम आपको कैसे पता चल गया कि ये टू नाइट एडवर्ब है। अगर मैंने बोल दिया कि देखो स्टूडेंट्स ये एडवर्ब है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना, केयरफुली भी एडवर्ब है, भाई ये एडवर्ब क्यों है। कोई भी वर्ड क्या होता है देखना है कि सेंटेंस में वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ टू नाइट किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ही टू नाइट नहीं है। यहाँ जो टू नाइट है किसी प्रोनाउन की विशेषता नहीं बता रहा है। यहाँ जो टू नाइट है ना वो विशेषता बता रहा है, ही विल बी लीविंग, आज की रात रवाना होगा। विल बी लीविंग की बता रहा, और विल बी लीविंग वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए तो हमें एडवर्ब चाहिए, ठीक है। अगेन ही वॉक्ड केयरफुली, वो अगर ऐसा रहता ना, ही इज केयरफुल, वो बहुत सावधान है, तो ये केयरफुल एडजेक्टिव है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है ये, ही को, और ही प्रोनाउन है, और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए। लेकिन यहाँ पे ही की विशेषता नहीं बताई जा रही है। ही ने केयरफुल वॉक किया, केयरफुली वॉक किया, और वॉक वर्ब है, ईडी लगाना, ईडी लगा है ना, पास्ट टेंस बना हुआ है, पास्ट टेंस वर्ब का बनाते हैं, तो वॉक्ड वर्ब है, और वर्ब की विशेषता एडवर्ब बता रहे हैं। तो यहाँ ये डेफिनेशन काम कर गया ना, वर्ब की विशेषता बता रहा है ये एडवर्ब है, यहाँ भी वॉक्ड की विशेषता बता रहा है एडवर्ब। अब हम चलते हैं कि एडवर्ब एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब की विशेषता कैसे बताता है। ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन सीडीएस में आता है, इसीलिए जो पार्ट ऑफ हाँ सीडीएस में 10 नंबर का पिछले 4-5 साल से 10 नंबर का वो पार्ट ऑफ स्पीच से एरर पूछते हैं, और सबसे अच्छा लेवल पार्ट ऑफ स्पीच पूछने का सीडीएस के एग्जाम्स में आता है। तो मैंने जो आपको 50-60 क्वेश्चन दिया है ना, ठीक है, जो 50 क्वेश्चंस है वो सीजीएल के 5-6 सॉरी सीडीएस के पिछले 5-6 साल में पूछे गए क्वेश्चंस को ही मैंने प्रैक्टिस में डाल दिया है, ठीक है। इजी इजी वाला नहीं, मतलब हमें वही करना है ना, हमें अपने एग्जाम्पल्स में या हमें अपने प्रैक्टिस सेट में वही चीज़ डालना है ना जो एग्जाम में उस तरह से आता है। नहीं तो ऐसे गूगल उठाओगे ना, गूगल उठाओगे तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का गूगल में बहुत सारा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, लेकिन हमें तो अपना 4 ऑप्शंस के हिसाब से देखना है, आइडेंटिफाई करना है एग्जाम पर्पस से कैसे आता है। इसीलिए मैंने सीडीएस का पिछले 5 से 6 साल का पेपर उठा लिया।
जहां पे पार्ट ऑफ स्पीच आया। ओके। अब आ जाओ, एडवर्ब वर्ब की तो विशेषता बता ही रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या लग रहा है, कौन सा एडवर्ब है? कौन सा एडवर्ब है? विच डू यू थिंक इज एन एडवर्ब? सी वाले सेंटेंस में, गो आउटसाइड एंड फेच। फेच का मतलब होता है ब्रिंग, बाहर जाओ और कुछ पानी लेके आओ, ठीक है। और गो भी वर्ब है और फेच भी वर्ब है, और ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। और बताया भी था इंपेरेटिव सेंटेंस यहाँ पर ऑर्डर दे रहे हो वो वर्ब से शुरू होता है। ओके, वर्ब से शुरू होता है। गो देखो, गो वर्ब है और फेच वर्ब है। वाटर क्या है? वाटर एक पदार्थ है, नाउन है कितना वाटर? सम वाटर। नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव। फॉर प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है नाउन या प्रोनाउन के रूप में, तो प्रोनाउन। अब सब तो मैंने, और एंड अभी बताऊंगी। हाँ, एंड अभी मैंने टीजीटी में भी आया था, नहीं कर पाई थी टीजीटी में। टीजीटी में और सीडीएस से थोड़ा सा लेवल कम ही आता है। अब आप कर लेना, अब कर लोगे। और एंड से तो जुड़ रहा है, तो एंड जोड़ने का काम तो कंजंक्शन करता है। अभी मैं कंजंक्शन आपको पढ़ाऊंगी। सब हो गया, बचा क्या? आउटसाइड। अब आप बोलोगे कि मैम आउटसाइड, आउटसाइड को आपने एडवर्ब कैसे मान लिया? ठीक है, एडवर्ब कैसे मान लिया? क्योंकि आउटसाइड किसकी विशेषता बता रहा है? गो की, बाहर जाओ। और गो वर्ब है, और वर्ब की विशेषता एडवर्ब, आउटसाइड एडवर्ब। सम तो एडजेक्टिव है, वाटर नाउन। अगेन आ जाओ, द लायन। लायन क्या है? लायन नाउन है, और फाइट वर्ब है, सॉरी फॉट वर्ब है। क्योंकि कैसे पता चल गया? वर्ब है। फाइट का पास्ट टेंस फॉट होता है ना, फाइट प्रेजेंट टेंस में होता है, और फाइट का ही पास्ट, और जिस वर्ड का पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस बन रहा है इसका मतलब है वो वर्ब है। प्रेपोजिशन विथ क्या है? प्रेपोजिशन है। और ये क्या है? द आर्टिकल है। और ये वुल्फ कोई जानवर है, नाउन है। तो सब तो बता दिया, बचा क्या? ब्रेवली। तो ब्रेवली एडवर्ब है। और आपको लगेगा कैसे एडवर्ब है, किसकी विशेषता बता रहा है? लायन की नहीं बता रहा। अगर लायन की विशेषता बताता ना तो वो ब्रेवली नहीं होता, ब्रेव होता। द लायन इज ब्रेव, लायन बहुत बहादुर है। और लायन नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए। बट यहाँ लायन की नहीं बता रही है, लायन ने कैसे फाइट किया, फाइट की बताई जा रही है। और फाइट का पास्ट फॉट वर्ब है, और वर्ब की विशेषता एडवर्ब। तो ऊपर मैंने 4 सेंटेंस दिया जहां एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है? वर्ब की। लेकिन हमने तो ये भी पढ़ा है कि कभी कभी एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताने के अलावा एडजेक्टिव की भी बता सकता है, और दूसरे एडवर्ब की भी बता सकता है। अब मेरे को बताओ कि स्मार्ट क्या है? तो स्मार्ट, स्मार्ट बताना नहीं, पहले बताओ कि स्मार्ट क्या है? स्मार्ट किसकी विशेषता बता रहा है? ही इज वेरी स्मार्ट। स्मार्ट जो है किसकी विशेषता बता रहा है? ही की। और व्हाट इज ही? ही इज अ प्रोनाउन। ही की विशेषता बता रहा है ना उसकी, ही इज अ प्रोनाउन। और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है। तो स्मार्ट ही की विशेषता बता रहा। और ये बोल रहे हैं ना, स्मार्ट में भी कितना स्मार्ट? वेरी स्मार्ट, बहुत ज्यादा स्मार्ट। तो ये जो वेरी वर्ड है ये ही की विशेषता नहीं बता रहा है, वेरी वर्ड स्मार्ट की विशेषता बता रहा है। तो ये वेरी एडवर्ब होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एडवर्ब हमेशा वर्ब की विशेषता बताता है, कभी कभी एडवर्ब एडजेक्टिव की भी विशेषता बता रहा है। स्मार्ट में भी कितना स्मार्ट? वेरी स्मार्ट। तो एन एडजेक्टिव, एन एडवर्ब कैन डिस्क्राइब एन एडजेक्टिव एज वेल। नेक्स्ट आ जाओ, ही वॉक्ड केयरफुली। तो यहाँ तो स्मार्ट एडजेक्टिव था, और ये एडवर्ब था, क्योंकि एडजेक्टिव की भी विशेषता कई बार एडवर्ब बताता है। नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखो, केयरफुली। यहाँ पे केयरफुल एडजेक्टिव होता है, केयरफुली यहाँ पे एडवर्ब है। किसकी विशेषता बता रहा है? यहाँ तो स्मार्ट ही की विशेषता बता रहा है, बट ही केयरफुली नहीं है। ही केयरफुल हो सकता है, बट ही केयरफुली नहीं हो सकता। केयरफुली मतलब कोई काम सावधानी पूर्वक होना। तो यहाँ जो केयरफुली है ना, वर्क्ड की विशेषता बता रहा है।
वर्ब है, वर्ब्ड वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब। तो यहाँ केयरफुली में भी कितना केयरफुली, बहुत ज्यादा केयरफुली, तो ये एडवर्ब। तो यहाँ जो वेरी है ये स्मार्ट की विशेषता बता रहा था, बट यहाँ जो वेरी है केयरफुली की बता रहा है, और केयरफुली भी एडवर्ब है। तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता सकता है, एक एडवर्ब एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब कर सकता है, और वर्ब को तो डिस्क्राइब करते ही। लिख लिया होगा। दोनों एडवर्ब। तो ये तो बात हो गई एडवर्ब की। अब आ जाओ प्रेपोजिशन, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रेपोजिशन, साथ में ही बताती। और एक होता है कंजंक्शन। अगर हिंदी देखा जाए ना तो इसको बोलते हैं संबंध सूचक या संबंध वाचक, या कंजंक्शन को बोलते हैं संयोजक इससे थोड़ी होने वाला है। प्रेपोजिशन कंजंक्शन का काम क्या होता है, अभी लिखना कुछ भी नहीं, ठीक है, कुछ भी लिखना नहीं है। कंजंक्शन का काम होता है, जंक्शन वर्ड सुना है ना, जंक्शन का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। तो कंजंक्शंस क्या होते हैं, जॉइनिंग वर्ड्स। कंजंक्शन का काम होता है जोड़ने वाले वर्ड को हम कंजंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अभी लिखना नहीं, जोड़ने वाले वर्ड्स। ओके, कंजंक्शंस आर, जंक्शन का मतलब ही होता है, रेलवे जंक्शन होता है ना, टू वे ट्रेन जाती है, वहां भी जुड़ते हैं। तो जंक्शन का मतलब होता है, संयोजक का मतलब है जोड़ना, कंजंक्शन का काम होता है जोड़ना। तो आप बोलोगे कि मैम किसको जोड़ता है, तो कंजंक्शन वर्ड को वर्ड से भी जोड़ सकता है, कंजंक्शन फ्रेज को फ्रेज से भी जोड़ सकता है, कंजंक्शन क्लॉज को, देखो ये सब काम आ रहा है ना, उसीलिए मैंने आपको वर्ड, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस पहले बता दिया था। प्रेपोजिशन हम बाद में डील करेंगे। क्लॉज को क्लॉज से भी जोड़ सकता है, सॉरी, और कंजंक्शन सेंटेंस को सेंटेंस से भी जोड़ सकता है। पहले हम कंजंक्शन कर लेते हैं। ओके, तो कंजंक्शन को बोलते हैं संयोजक, कंजंक्शन का काम होता है जोड़ना। कंजंक्शंस आर इन शॉर्ट, कंजंक्शन पढ़ाने में भी 4-5 दिन लगने वाला है, बट इन शॉर्ट कंजंक्शंस किसको बोलते हैं, जोड़ने वाले वर्ड्स कंजंक्शन होते हैं। और आप बोलेंगे कि मैम कंजंक्शन किसको जोड़ता है, कंजंक्शन वर्ड को वर्ड से भी जोड़ सकता है। एग्जाम्पल दे देती हूँ, रुको, साथ साथ एक एग्जाम्पल, रुको यहाँ पे लिख रही हूँ। कंजंक्शन का कंजंक्शन किसको जोड़ता है, कंजंक्शन वर्ड को वर्ड से भी जोड़ता है। यहाँ पे एक डैश देके एग्जाम्पल लिख लो, राम एंड मोहन, बगल में एग्जाम्पल लिखते जाओगे ना, क्लियर हो जाएगा। राम एंड मोहन आर प्रेजेंट, राम और मोहन प्रेजेंट है। तो यहाँ जो एंड है ये कंजंक्शन है, ठीक है, एंड जो है ये कंजंक्शन है। ये कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है, राम को। राम एक वर्ड है, राम को फ्रेज मत मानना, फ्रेज होने के लिए 2 या 2 से अधिक शब्द चाहिए। मोहन भी एक वर्ड है, तो यहाँ का कंजंक्शन क्या कर रहा है, वर्ड को वर्ड से जोड़ रहा है, ठीक है। फिर मैंने लिखा कंजंक्शन, डाउट सेशन का मैं बता दूंगी, डाउट सेशन का कहाँ ग्रुप बनेगा, अलग अलग डाउट से मतलब ग्रुप्स नहीं बनाऊंगी, एक पहले से ग्रुप बना हुआ है ना उसी में ऐड करूंगी, दिक्कत हो जाता है बहुत सारे ग्रुप्स बनाने में। कंजंक्शन का काम होता है फ्रेज को फ्रेज से भी जोड़ सकता है। एक आपको मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास ही, जैसे आई विल मीट यू एट ऑफिस और एट होम, मैं आपसे या तो घर पे मिलूंगी या तो ऑफिस में मिलूंगी। तो आप यहाँ पे देखो, ये जो और कंजंक्शन है, ये वाला और भी कंजंक्शन होता है, ये वाला और या, ये सब कंजंक्शन है, ठीक है, और या ये सब जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ जो और है किसको जोड़ रहा है, एट ऑफिस, मैं तुम्हें, या एट खाली ऑफिस नहीं है, एट ऑफिस घर में या ऑफिस में,
तो यहाँ एट ऑफिस एक फ्रेज है, ठीक है, और एट होम भी एक फ्रेज है, और कंजंक्शन यहाँ ऊपर वाले सेंटेंस में कंजंक्शन राम और मोहन को जोड़ रहा था, तो राम एक वर्ड है, मोहन भी एक वर्ड है, तो यहाँ के कंजंक्शन ने क्या किया, वर्ड को वर्ड से जोड़ा। और नीचे वाले कंजंक्शन जो और है, यहाँ ना कंजंक्शन ने फ्रेज को फ्रेज से जोड़ा। लिखते जाओ, फ्रेज को फ्रेज से। प्रेपोजिशन के बारे में बाद में डील करेंगे। ठीक है, यहाँ फ्रेज को फ्रेज से जोड़ा। अब आप मुझे बोलोगे मैम कंजंक्शन तो क्लॉज को क्लॉज से भी जोड़ता है। बिल्कुल जोड़ता है, कंजंक्शन का काम होता है। क्लॉज मैंने आपको लास्ट क्लास बता दिया था, उपवाक्य सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन। ये देखो, ही सेड दैट ही वुड कम। ठीक है, जो बच्चे हमारे नए हैं ना, टाइम वेस्ट मत करिए, पूरा भी ज्यादा क्लास हुआ नहीं है। जिन्होंने कल एडमिशन लिया या आज लिया है, अभी 2 ही क्लास हुआ है, मंडे और ट्यूसडे को, कल तो छुट्टी थी, तो वो वाला क्लास को आप देख लेना एक बार। ठीक है, वो क्लास देखोगे ना तभी आपको समझ में आएगा, बहुत बेसिक करवाया था। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब, और सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्या बना रहा है, क्लॉज। यहाँ भी क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब, और सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्या बना रहा है, क्लॉज। और इन दोनों क्लॉज को कौन जोड़ रहा है, दैट। यहाँ दैट ये वाला की है, टीचर ने जूनियर क्लासेस में बताया होगा ना कि ये जो बड़ी वाला की है, ये तो संबंध बताता है, का के की के लिए यूज होता है, और छोटी ई वाले की से उसने कहा कि, छोटे की वाले की से हम जोड़ते हैं। ठीक है, छोटा वाला की जो होता है वो जोड़ने के काम में आता है, तो ये छोटा वाला क की वाला जो है ना, यही कंजंक्शन होता है। तो इस सेंटेंस में आपने देखा, कंजंक्शन ने वर्ड को वर्ड से जोड़ा, एंड कंजंक्शन ने, और यहाँ और कंजंक्शन ने फ्रेज को फ्रेज से जोड़ा, और यहाँ भी ये दैट कंजंक्शन ही है। तो यहाँ का जो कंजंक्शन है किसको जोड़ रहा है, क्लॉज को क्लॉज से। प्रैक्टिस बैच के बारे में मैं बताऊंगी, बिगिनर्स को प्रैक्टिस बैच कैसे करना है। आपको अभी प्रैक्टिस बैच में ना थोड़ा सा एरर पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अभी आपने एरर किया नहीं। आप अपना प्रैक्टिस बैच को थोड़ा सा बचा के रखोगे। बता दूंगी डिटेल में कि किस दिन बिगिनर्स वाले बच्चे प्रैक्टिस बैच करेंगे और किस दिन नहीं करेंगे। ये प्रैक्टिस बैच में हो क्या रहा है ना, एरर्स का मिक्स चल रहा है, और अभी तो आपने एरर्स पढ़ा ही नहीं है। चलो, यहाँ कंजंक्शन ने क्लॉज को क्लॉज से जोड़ा, और कभी कभी हमारा कंजंक्शन सेंटेंस को भी जोड़ता है, सेंटेंस को सेंटेंस से भी जोड़ता है। देखो, ही वॉज एब्सेंट, ये एक पूरा वाक्य है, फुल स्टॉप आ गया मतलब एक पूरा वाक्य है। ही कुडंट डू द वर्क। ठीक है, कंजंक्शन, ही वॉज एब्सेंट, ही कुडंट। कोई पूछे कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन का काम होता है जोड़ना, वर्ड को वर्ड से, फ्रेज को फ्रेज से, क्लॉज को क्लॉज से, सेंटेंस को सेंटेंस। ये पूरा एक सेंटेंस था, और यहाँ तक ये भी एक सेंटेंस है। इस दोनों सेंटेंस को मुझे जोड़ना है। तो देखो यहाँ पे कारण बता रहे हैं ना, आप बोलोगे कि मैम कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंजंक्शन लगाना है। ये सब मैं आपको सब कंजंक्शन चैप्टर में बता दूंगी, कौन सा कंजंक्शन कब लगता है। जैसे यहाँ कारण बताया जा रहा है, ही वॉज एब्सेंट, वो एब्सेंट था, वो काम नहीं कर पाया। काम इसीलिए नहीं कर पाया ना क्योंकि वो एब्सेंट था, तो यहाँ कारण बता रहा है। तो कारण बताने वाले कंजंक्शन में एज भी हो सकता है, एज ही वॉज एब्सेंट। देखो भाई, ये दो सेंटेंस अलग अलग था, फुल स्टॉप आ गया है ना, ये अलग सेंटेंस है और ये अलग सेंटेंस है। इस दोनों को मैं एज कंजंक्शन लगा के जोड़ रही हूँ।
ओके, एज भी कंजंक्शन होता है, कारण बताता है। एज ही वॉज एब्सेंट ही कुडेंट डू द वर्क। बहुत सारे कंजंक्शन से आप जोड़ सकते हो, या आप ऐसा भी जोड़ सकते हो, ही कुडेंट डू द वर्क बिकॉज ही वॉज एब्सेंट। तो बिकॉज भी तो कारण बताता है। आप एज भी लगा सकते हो, चाहो तो आप सिंस भी लगा सकते हो। चूंकि यहाँ हमें कारण बताना है ना, वो एब्सेंट था इसलिए वो काम को नहीं कर पाया, तो कारण बताने वाले वर्ड्स में हम एज भी लगा सकते हैं, सिंस भी लगा सकते हैं, या बिकॉज भी लगा सकते हैं। तो यहाँ का कंजंक्शन बिकॉज है। बिकॉज से मैंने दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया। ऊपर वाले वाक्य में सिंस और एज लगा के मैंने दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया। ठीक है, दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया। और आप बोलोगे मैम कैसे पता चला कि ये कंजंक्शन है? देखो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब। यहाँ सब्जेक्ट वर्ब है, और यहाँ भी देखो ही सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बनाता है, क्लॉज। इस सेंटेंस में दो क्लॉज थे, और ये वाला सिंस और एज ने दोनों क्लॉज को जोड़ा। नेक्स्ट वाले में भी देखो, ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बनाता है, क्लॉज। यहाँ भी देखो ही क्या है, सब्जेक्ट, और वॉज क्या है, वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज। इस साइड एक क्लॉज, एक साइड एक क्लॉज, और ये दोनों क्लॉज को बिकॉज ने जोड़ा, इसलिए बिकॉज कंजंक्शन। अरे समुद्र मंथन बैच इज इनफ फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ दिस वर्ल्ड। की पूछ रहे हैं, समुद्र मंथन इनफ है? हर बच्चा समुद्र मंथन बैच पढ़ा हुआ है। सीपीयू भी कवर हो जाएगा। ई बुक का ना वो हिस्सा जो मैंने पिछले बैच में दिलवाया था, मैंने आपको बोला था ना इस बुक में मैं बता दूंगी ई बुक में आपको क्या क्या मिलेगा। पूरे ई बुक ऑडियो वगैरह नहीं मिलेगा, ठीक है, ई बुक में ऑडियो वगैरह नहीं मिलेगा। जैसे मैंने पिछले बैच में ई बुक का कुछ हिस्सा दिलवाया था, जैसे ई बुक का इडियम्स दिलवाया था, ई बुक का वन वर्ड दिलवाया था, ई बुक का फ्रेजल वर्ब दिलवाया था, ई बुक का फिक्स प्रेपोजिशन दिलवाया था। तो इसमें इसमें आप मान के चलो कि आपको 80% ई बुक दिलवाया मतलब मिल जाएगा। सिर्फ इसमें ऑडियो बुक्स वगैरह सब नहीं इंक्लूडेड। चलो ये भी लिख लिया। तो मैंने आपको कंजंक्शन वाला पहले पढ़ा दिया, ठीक है। अभी मैं प्रेपोजिशन पढ़ाती हूँ कि कंजंक्शन का काम क्या होता है, शब्द को शब्द से जोड़ना, फ्रेज को, क्लॉज को, सेंटेंस को। और आपने लिख भी लिया होगा, ठीक है, आपने लिख भी लिया होगा। चलो अभी मैंने आपको पहले वो पढ़ा दिया कंजंक्शन। अब हम आओ चलते हैं प्रेपोजिशंस की तरफ। ओके, प्रेपोजिशंस का क्या काम होता है? प्रेपोजिशन, कंजंक्शन का काम होता है जोड़ना, और प्रेपोजिशन का काम होता है रिलेशन बताना। ओके, prepositions are relating words, ये संबंध बताता है। prepositions are relating words। preposition का काम जोड़ना नहीं होता, preposition का काम होता है रिलेट करना, संबंध बताना। ओके, और देखो इसका नाम ही है प्री प्लस पोजिशन। प्री का मतलब क्या है? प्री का मतलब है पहले, और पोजीशन का मतलब होता है स्थान। तो प्रेपोजिशन का स्थान किसके पहले होता है? प्रेपोजिशन का स्थान होता है किसके पहले? नाउन या प्रोनाउन। प्री का मतलब पहले होता है ना, नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रेपोजिशन आता है। इसको आप दो तरीके से बोल सकते हो, प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है, या नाउन और प्रेपोजिशन, प्रोनाउन से पहले प्रेपोजिशन का स्थान होता है। क्यों? सिंपल लैंग्वेज में प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। प्रेपोजिशन का सब्जेक्ट नहीं होता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। फर्स्ट क्लास में बताया था, ऑब्जेक्ट दो का होता है, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, एक प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है? नाउन या प्रोनाउन। इसीलिए प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आता है।
ओके, और चलो यहाँ पे प्रेपोजिशंस आर रिलेटिंग वर्ड्स। प्रेपोजिशंस रिलेट करता है, रिलेट करता है मतलब रिलेशन बताता है, संबंध बताता है। ओके, और प्रेपोजिशंस को नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन। अब पहले देखो, ये टेबल क्या है? द लगा है, टेबल नाउन है। कहाँ चला गया? इन, सॉरी, रूम में द लगा है, ये भी नाउन है। प्रेपोजिशन किसके पहले आता है? सबसे पहले तो प्रेपोजिशन नाउन से पहले आ रहा है, ऑन प्रेपोजिशन है। यहाँ भी प्रेपोजिशन नाउन से पहले आ रहा है, इन, ये भी प्रेपोजिशन है। ये जो एट, इन, ऑन, ये सब प्रेपोजिशंस होते हैं, लेकिन कंफ्यूजन बहुत, और भी बहुत सारा कंफ्यूजन है। ठीक है, एट, इन, ऑन, ये सब सारे कंफ्यूजन मतलब सारे प्रेपोजिशंस होते हैं, लेकिन इसके बाद जो कंफ्यूजन होगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो, द बुक इज ऑन द टेबल, तो यहाँ पे ऑन प्रेपोजिशन है। तो आप बोलोगे कि मैम ठीक है, आपने बोला है कि प्रेपोजिशन हमेशा नाउन से पहले आता है, यहाँ भी आपने प्रेपोजिशन को नाउन से पहले लगाया और यहाँ भी नाउन से पहले लगाया, और ये रिलेशन बता रहा है। किसके बीच का रिलेशन? बुक और टेबल के बीच का रिलेशन। बुक टेबल के कहाँ पे है? बुक टेबल पर वो है, कहीं भी ये ऑन जोड़ नहीं रहा है। ठीक है, कहीं भी जो ऑन वर्ड है ना, किसी चीज को जोड़ नहीं रहा है, बट रिलेशन बता रहा है कि बुक टेबल पर है। स्टूडेंट्स कहाँ पे बैठे हैं? स्टूडेंट्स रूम में बैठे हैं, तो ये रिलेशन बता रहा है। स्टूडेंट्स और रूम के बीच का रिलेशन क्या है? स्टूडेंट्स रूम के अंदर, रूम में बैठे हैं। टेबल बुक पर है, तो प्रेपोजिशंस का काम होता है रिलेशंस बताना। लिखिए इसको। अरे बहुत ज्यादा ना उछलना नहीं है, कूदना नहीं है, इस बार सिलेक्शन लेके ही रहूंगा, इस बार ये करके ही रहूंगा। जो बच्चे सिलेक्शन देते हैं ना, वो साइलेंट होते हैं, चिल्ला चिल्ला कर बोलते नहीं है। ठीक है, उनके बारे में मुझे तो पता भी नहीं रहता है, वो अचानक से मिलने आ जाते हैं, अचानक से अपना रिजल्ट भेजना है, तो खूब ज्यादा ना वो सब जोश, शुरू के क्लासेस में बहुत जोश भरा रहता है, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये कर दूंगा, कंप्यूटर फोड़ के आऊंगा, ये जोश लास्ट तक रखना है। देयर वाज वन गर्ल जिसने 2023 के टीचर्स डे पे, 2023 सितंबर टीचर्स डे पे मुझसे वादा किया था कि मैं, मेरा अगला मैसेज स्टेनो सिलेक्शन के बाद ही मैं भेजूंगी। ठीक है, 2023 में भेजा था और बीच में कोई मैसेज नहीं आया। अब एक हफ्ता पहले जब स्टेनो का रिजल्ट आया, उसके बाद दूसरा मैसेज आया। हल्ला नहीं करना है, हल्ला नहीं करना है, मन ही मन प्रॉमिस, वादा कर लेना है। द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द रूम, ये प्रेपोजिशन है। अब देखो फिर से, ये जो फील्ड है ये नाउन है, मॉर्निंग भी नाउन है, द लगा हुआ है ना, नाउन है। रोड भी नाउन है, रोड भी नाउन है। ओके, रोड भी नाउन है, और प्रेपोजिशन नाउन के पहले लगता है। देखो देखो कहाँ चला गया? देखो, ये अलोंग, अलोंग का मतलब है रोड के सीधे दौड़ रहा था, ये भी प्रेपोजिशन है। यहाँ पे इन प्रेपोजिशन है, और यहाँ पे अक्रॉस, अक्रॉस मतलब एक साइड से दूसरे साइड, ये सारे प्रेपोजिशंस है। नाउन से पहले लगा है, ठीक है, नाउन से पहले लगा है, ये प्रेपोजिशन है। और ये और रिलेशन बता रहा है ना, ही और फील्ड के बीच में। ही ने फील्ड के कहाँ दौड़ा? एक छोर से दूसरी तरफ। ही मॉर्निंग में, ही कब अराइव हुआ? मॉर्निंग में, प्रेपोजिशन है। वो वॉक कर रहा था रोड के सीधे, तो ये सारे प्रेपोजिशंस। एक चीज और बताना है आपको, बहुत सारे कंफ्यूजन है जो आपको दूर, मतलब जहां पे पहले तो मैं पढ़ा लेती हूँ, फिर आपके दिमाग में कंफ्यूजन आएगा एक। क्योंकि आप लोगों के मन में ये भी लिख लिया है ना, इसको लिख लिया है सबने?
आपके मन में ये कंफ्यूजन आ रहा है ना कि मैम हमने तो पढ़ा है, ठीक है, हमने तो पढ़ा है कि प्लेस, वेयर बताने वाले वर्ड्स, जहां भी वेयर का जवाब आ जाए, जैसे आपने पढ़ा है हु, व्हाट और हुम का जवाब आ गया, हु, व्हाट और हुम का जवाब आ रहा है, इसका मतलब है वो वर्ड या तो नाउन है या तो प्रोनाउन। ये आपने पढ़ा है कि नाउन प्रोनाउन पढ़ते समय हमने डिस्कस किया था, हु, व्हाट और हुम का जवाब आ गया तो नाउन का आंसर मिलता है। इसी तरह हमारे बच्चे पढ़े हैं कि मैम वेयर का जवाब आ जाए, वेयर का मतलब है कहाँ, कहाँ से किसी जगह के बारे में बताते हैं ना, तो हमने तो पढ़ा है कि जहां भी वेयर का जवाब आ गया उसका मतलब है कि वो एडवर्ब है। लेकिन नहीं, वेयर का जवाब देने वाले वर्ड्स प्रेपोजिशन भी हो सकता है, ठीक है, वेयर का जवाब देने वाले वर्ड्स एडवर्ब भी हो सकते हैं। सेंटेंस देख के डिसाइड करना है, ठीक है। वेयर का जवाब देने वाले वर्ड्स प्रेपोजिशन भी होते हैं, वेयर का जवाब देने वाले वर्ड्स एडवर्ब भी होते हैं, क्योंकि एडवर्ब भी जगह बताता है। एक एडवर्ब का टाइप होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। अगर जब हम एडवर्ब पढ़ने लगेंगे, मैं आपको बहुत सारे एडवर्ब का टाइप्स बताऊंगी, उसमें एक एडवर्ब ऑफ प्लेस भी बताऊंगी। जब हम प्रेपोजिशन पढ़ने लगेंगे तो हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रेपोजिशन का एक प्रकार होता है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, एडवर्ब का भी एक प्रकार होता है, वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो दोनों तो प्लेस बता रहा है, इसका मतलब है कि प्लेस बताने वाले वर्ड्स प्रेपोजिशन भी हो सकते हैं, प्लेस बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब भी हो सकते हैं, ठीक है, एडवर्ब भी हो सकते हैं, दोनों हो सकता है। अब देखो इसी सेंटेंस में मैं आपको बताती हूँ, अगर ये ऐसा आया रहता, सपोज ये सेंटेंस ऐसा रहता, ही रैन अक्रॉस द फील्ड, एग्जाम में तो ऐसे ही आता है ना, और पूछते हैं वो ऑप्शन में दे देते हैं, ऑप्शन में दे देते हैं ना, बताओ कि ये प्रेपोजिशन है, ठीक है, ये प्रेपोजिशन है, ये एडवर्ब है। अब आपके दिमाग में क्या आएगा, ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा कि हाँ इस वर्ड को अंडरलाइन कर देते हैं, ओके। वो फील्ड के एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ा, ठीक है, एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ा, तो आपको लगेगा कि अरे ये तो जगह बता रहा है, और जगह बताने वाला वर्ड्स प्रेपोजिशन भी होता है और जगह बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब भी होते हैं। तो कैसे पता करेंगे कि क्या है ये प्रेपोजिशन है, क्यों, क्योंकि यहाँ जो जगह बताने वाले वर्ड्स के बाद ना एक ऑब्जेक्ट आया, फील्ड एक ऑब्जेक्ट है। जब भी कोई वर्ड जगह बताए, टाइम बताए और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, क्योंकि एडवर्ब अपने साथ कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, ठीक है, एडवर्ब अपने साथ कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, लेकिन प्रेपोजिशन अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है। तो यहाँ पे वो किसके अक्रॉस दौड़ा, मैदान के अक्रॉस दौड़ा, तो एक ऑब्जेक्ट ले रहा है, इसका मतलब है कि ये प्रेपोजिशन, ठीक है, प्रेपोजिशन है। और भी बता रही हूँ मैं, और भी बहुत सारी चीजें बता रही हूँ, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ भी इन प्रेपोजिशन है, ठीक है, क्योंकि बाद में एक ऑब्जेक्ट ले रहा है, ठीक है। यहाँ भी देखो अलोंग प्रेपोजिशन है, जगह तो सब बता ही रहा है, अक्रॉस भी जगह बता रहा है और ये भी टाइम भी बता रहा है, टाइम बताने वाले वर्ड्स, हाँ जैसे जगह बताने वाले वर्ड्स प्रेपोजिशन भी होते हैं और कंजंक्शन भी होते हैं, सॉरी एडवर्ब भी होते हैं, उसी तरह टाइम बताने वाले वर्ड्स भी प्रेपोजिशन भी होता है और एडवर्ब भी होता है। बस याद रखना है ना, प्रेपोजिशन होने के लिए बाद में एक ऑब्जेक्ट चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको एडवर्ब मान लेना, अगर ऑब्जेक्ट है तो उसको प्रेपोजिशन मान लेना। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल रुको दे रही, लिखने दो मुझे। मैंने लिखा ही केम इन एंड सैट डाउन, वो अंदर आया और बैठ गया। और दूसरा लिखा मैंने ही वॉज सिटिंग इन द रूम। ये जो आप बोलोगे कि मैम रूम में बैठा था, तो यहाँ का इन भी जगह ही बता रहा है, वो के रूम में बैठा था, जगह बता रहा है ना, उसके बैठने की जगह, रूम में बैठा हुआ था। और वो अंदर आया, तो यहाँ भी तो अंदर आया, कहाँ आया, अंदर आया, तो ये भी तो प्लेस बता रहा है, ठीक है।
ये भी तो प्लेस बता रहा है, तो दोनों प्लेस बताने वाले वर्ड्स है। और प्लेस बताने वाले वर्ड्स, या तो जो भी वर्ड हमें प्लेस बताता है या तो वो एडवर्ब होता है या तो वो प्रेपोजिशन होता है। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा एडवर्ब है और कौन सा प्रेपोजिशन है? तो ये देखो सेंटेंस, यहाँ पे इन के बाद ये एंड क्या है? एंड तो कंजंक्शन है, और कंजंक्शन कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है ना। ऑब्जेक्ट होने के लिए तो नाउन प्रोनाउन होगा। तो यहाँ जो प्लेस बताने वाले वर्ड के बाद ना नो ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। अंदर आया और बैठ गया, कहाँ मतलब किसके अंदर आया? रूम के अंदर, पार्क के अंदर, कहीं भी, वो सेंस नहीं आ रहा है। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, बट यहाँ इन के बाद एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, यहाँ इन के बाद एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसका मतलब है प्रेपोजिशन है। क्योंकि एडवर्ब का तो ऑब्जेक्ट नहीं होता है ना, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, बट यहाँ का कोई ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे ये एडवर्ब, एडवर्ब है, एडवर्ब। एक और सेंटेंस देती हूं मैं, टाइम बताने वाला। ही केम yesterday, और फिर मैंने लिखा ही केम इन द मॉर्निंग। जैसे प्लेस बताने वाले वर्ड्स प्रेपोजिशन और एडवर्ब होते हैं ना, वैसे ही टाइम बताने वाले वर्ड्स भी एडवर्ब या प्रेपोजिशन हो सकता है। कल आया, टाइम बता रहा है। मॉर्निंग में आया, मॉर्निंग भी टाइम बता रहा है। ठीक है, कब आया? सुबह आया, मॉर्निंग वर्ड से भी टाइम का पता चल रहा है, और यस्टरडे से भी टाइम का पता चल रहा है। बट यहाँ पे देख रहे हो कोई ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं है, और ये एडवर्ब है, एडवर्ब है, एडवर्ब, एडवर्ब। ठीक है, ये एडवर्ब है। और नीचे देखो ही केम इन द मॉर्निंग, तो इसको हम एडवर्ब नहीं मान सकते, ये एडवर्ब नहीं हो सकता है, क्योंकि बाद में एक ऑब्जेक्ट आया है ना। ठीक है, बाद में द मॉर्निंग एक ऑब्जेक्ट आया। आप बोलोगे मैम आपने कैसे ऑब्जेक्ट मान लिया? क्योंकि ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन प्रोनाउन होना जरूरी है, तो यहाँ का मॉर्निंग नाउन है। ठीक है, यहाँ का मॉर्निंग नाउन है, द लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है, ये नाउन है। और जब ऑब्जेक्ट आ गया, इसका मतलब है प्रेपोजिशन। तो सेंटेंस देख के डिसाइड करना। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, एट, इन, ऑन, ये सब प्रेपोजिशंस होते हैं, बट कभी कभी ये जो इन वगैरह है, ये वाक्य में कभी कभी ये जो इन वगैरह है वाक्य में एडवर्ब भी हो सकता है, प्रेपोजिशंस भी हो सकते हैं, जहां ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जहां पे ऑब्जेक्ट है। और ये जो सैट है ना, ये सैट वर्ब है सैट वर्ब है। ठीक है, और ये क्या है बताओ? वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब है। अच्छा अच्छा, रुको मैं एक चीज और बताती हूँ। सैट डाउन क्या है? रुको एक मिनट, सॉरी। जैसे मैंने लिखा द शिप सेल्ड डाउन द रिवर, और फिर मैंने लिखा ही सैट डाउन, बैठ गया। आप देख रहे हो, ये जो डाउन है ये जगह बता रहा है, ही सैट डाउन, बैठ गया। कहाँ बैठा, क्या बैठा नहीं पता चल रहा, बट यहाँ पे शिप जो है कहाँ सेल किया? नदी में। और यहाँ भी डाउन प्लेस बता रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, रिवर। ऑब्जेक्ट है मतलब यहाँ का डाउन प्रेपोजिशन है, बट ये सिंपली ये बैठ गया। कहाँ बैठा, क्या बैठा, वो नहीं आ रहा, तो ये एडवर्ब है। तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो एडवर्ब है, कोई ऑब्जेक्ट है मतलब प्रेपोजिशन। सैट डाउन क्या है? सैट वर्ब है। ठीक है, सैट वर्ब है। सिट का पास्ट टेंस सैट होता है, वर्ब है, और वर्ब की विशेषता एडवर्ब बता रहा है। एडवर्ब है, बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, रिवर, इसका मतलब है वो प्रेपोजिशन। ओके, अब थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करती हूँ। इसी सेंटेंस को ले रही हूँ, इस सेंटेंस को लेती हूँ। अब मैंने लिखा
ही अराइव्ड इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में आया, और मैंने क्या किया ना, इसको अंडरलाइन कर दिया और आपको बताया कि बताओ कि ये प्रेपोजिशन है कि ये एडवर्ब है। तो आप यहाँ तक तो क्लियर हो गया, प्रेपोजिशन है कि एडवर्ब है। तो आप बोलोगे कि मैम बाद में ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब है कि ये प्रेपोजिशन। मैंने सिर्फ अंडरलाइन इन वर्ड को किया, ठीक है, इन वर्ड को किया है, ओके। लेकिन एग्जाम में अगर ऐसा आता, ही अराइव्ड इन द मॉर्निंग, ऐसा रहता है, यहाँ तो सिर्फ इन को किया है, तो इन प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, इसलिए प्रेपोजिशन किया। फिर मैंने किया ही अराइव्ड इन द मॉर्निंग। अब मैंने क्या किया ना, कि सिर्फ इन को नहीं किया, पूरा इसको अंडरलाइन किया और फिर ऑप्शन दिया कि बताओ कि क्या है ये, प्रेपोजिशन है या एडवर्ब है, ठीक है, या एडवर्बियल फ्रेज है। मैंने याद करो, मैंने तीनों वर्ड्स को अंडरलाइन किया, मैंने तीनों वर्ड को अंडरलाइन किया। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि मैम ये तो इन है और जगह बता रहा है और इन द मॉर्निंग है, तो आपके मन में आएगा कि यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट आ गया, इसका मतलब है कि प्रेपोजिशन होगा। एडवर्ब तो ये होगा नहीं, ठीक है, एडवर्ब तो ये होगा नहीं, ये तो ऑब्जेक्ट है तो प्रेपोजिशन होना चाहिए। लेकिन प्रेपोजिशन तब होता है ना जब यहाँ पे सिर्फ इन होता। लेकिन यहाँ पे देखो मैंने तीन वर्ड को अंडरलाइन किया है, ठीक है, तीन वर्ड को अंडरलाइन किया और एक से ज्यादा अगर वर्ड्स आ गया, दो आ गया या दो से, एक से ज्यादा नहीं, दो या दो से ज्यादा आ गया है, तो वो वर्ड नहीं रहता है, अब वो क्या बन जाता है, फ्रेज, ठीक है। तो कहीं से भी ना अकेला इन रहता, अकेला इन रहता एक शब्द का, तो वो प्रेपोजिशन होता है। लेकिन कभी कभी एग्जाम्स में तीनों को अंडरलाइन कर देंगे, तीन वर्ड से बना है, इसका मतलब कि वो फ्रेज है, ठीक है, इसका मतलब कि वो फ्रेज है, फ्रेज है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि हाँ ये तीन वर्ड से बना है, इन द मॉर्निंग तीन वर्ड से बना है, इसका मतलब है ये फ्रेज है। अब मुझे बताओ कि ये जो तीनों वर्ड है किसकी विशेषता बता रहा है, तीनों वर्ड किसकी विशेषता बता रहा है, इन द मॉर्निंग ही की विशेषता नहीं बता रहा, इन द मॉर्निंग में वो आया, अराइव हुआ, अराइव की, और अराइव क्या है, वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए हमें एडवर्ब चाहिए, ठीक है। अगर अगर ऐसा रहता ना, अगर ऐसा रहता, लिखती मैं ही अराइव्ड लेट, वो लेट से आया, ठीक है, तो यहाँ जो लेट वर्ड है किसकी विशेषता बता रहा, अराइव्ड की, और अराइव्ड वर्ब है और वर्ब की विशेषता तो एडवर्ब बताएगा। तो यहाँ का लेट एडवर्ब है क्योंकि लेट एक ही वर्ड का है, लेकिन यहाँ तो हम तीन वर्ड की विशेषता मांग रहे हैं और इन द मॉर्निंग ना अराइव्ड की विशेषता बता रहा है, तो अराइव्ड वर्ब है और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए। लेकिन ये एडवर्ब भी नहीं है, एक वर्ड का होता तब एडवर्ब है, बट ये तो तीन वर्ड का है तो फ्रेज है, ये एडवर्बियल फ्रेज, ओके, एडवर्बियल फ्रेज। आप बोलोगे कि मैम ये एडवर्ब कैसे हो गया, क्योंकि इन द मॉर्निंग पूरा मिल के इस वर्ब, ये क्रिया अराइव्ड की विशेषता बता रहा है, तो एक तो ये एडवर्ब है और तीन वर्ड का है तो ये फ्रेज है अराइव्ड की। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपके एग्जाम में अंडरलाइन किसको किया है। अगर एक वर्ड को किया रहता ना, अगर एक वर्ड को किया रहता तब हम प्रेपोजिशन लिखते हैं। अगर ऐसा रहता कम इन, कम इन, देखो ऐसा रहता, अगर कम इन एंड सिट डाउन, तो ऐसा रहता और इन को अंडरलाइन कर देता और एक में प्रेपोजिशन रहता, दूसरे में एडवर्ब रहता, तीसरे में एडवर्बियल फ्रेज रहता। फ्रेज का मतलब है जब दो तीन वर्ड अंडरलाइन हो, एडवर्बियल फ्रेज। तो सबसे पहले हम फ्रेज तो मान ही नहीं सकते क्योंकि फ्रेज तो या तो दो वर्ड का होता है या दो से ज्यादा का, बट यहाँ तो एक ही वर्ड का अंडरलाइन किया है, या तो प्रेपोजिशन होगा या तो एडवर्ब होगा, बट बाद में कोई ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं आ रहा है ना, तो प्रेपोजिशन नहीं डालो, एडवर्ब। तो ये सब ध्यान रखना कि टाइम और प्लेस बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब भी हो सकते हैं और प्रेपोजिशन भी हो सकते हैं, वो आपको डिसाइड करना है सेंटेंस देख के।
ओके, तो ये आपका वही प्रेपोजिशन था, ठीक है। और कंजंक्शन तो मैंने जो नहीं लिखे एक बार लिख लीजिए। कंजंक्शन का काम होता है जोड़ना शब्दों को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को और सेंटेंसेस को। यहाँ जो कंजंक्शन है एंड, ये कंजंक्शन है, किसको जोड़ रहा है? राम को मोहन से। यहाँ कंजंक्शन ने वर्ड को वर्ड से जोड़ा। आपके दिमाग में ना एक और डाउट आ सकता है, ठीक है। आपके दिमाग में एक और डाउट हो सकता है। ही वॉज, अरे जैसे मैंने लिखा द बुक इज ऑन द टेबल, और फिर मैंने लिखा द बुक फेल ऑन द टेबल। फेल ऑन या अपॉन द टेबल कुछ भी है। ये देखो, ये मैंने अब ऐसा भी हो सकता है, ये देखो, अब आप बोलोगे ये देखो ऑन द टेबल, ये एक फ्रेज है, 1 2 3 वर्ड का है, फ्रेज है। अब आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन आएगा कि मैम फ्रेज है तो बताइए कि कौन सा फ्रेज है। एडवर्बियल फ्रेज है, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा कि क्या हम इसको प्रेपोजिशनल फ्रेज नहीं मान सकते हैं, क्योंकि 3 वर्ड का है तो फ्रेज है, प्रेपोजिशनल नहीं मान सकते हैं। सबसे पहले देखो, द बुक इज ऑन द टेबल, बुक टेबल पर है, और द बुक फेल अपॉन द टेबल, ये भी एक फ्रेज है। ओके, फ्रेज है, जगह बता रहा है, फ्रेज है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे जो ये फ्रेज एडवर्ब वाला फ्रेज है या प्रेपोजिशनल वाला फ्रेज है, थोड़ा सेंटेंस पे ध्यान देना। यहाँ जो बुक टेबल पर नहीं है, बुक टेबल पे गिरा, फेल, और फेल वर्ब है, क्रिया है। तो यहाँ जो बुक है ना वो टेबल पे गिरा, बुक, यहाँ जो फेल वर्ड है, ये यहाँ जो अपॉन द टेबल है, ये बुक की विशेषता नहीं बता रही है। बुक गिर के टेबल पर आया, तो यहाँ जो अपॉन द टेबल है फेल की विशेषता बता रही है, और फेल वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्बियल फ्रेज चाहिए। वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है ना, ओके, वर्ब की विशेषता बताने के लिए हमें एडवर्ब चाहिए, तो 3 वर्ड का है तो एडवर्बियल फ्रेज। बट यहाँ जो ऑन द टेबल है ना, ये किसी वर्ब की विशेषता नहीं बता रहा, यहाँ पे बुक की बता रहा, और बुक नाउन है, और नाउन और प्रोनाउन के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रेपोजिशन। बट ऑन होता तो हम प्रेपोजिशन लिखते हैं, बट यहाँ पे 3 वर्ड का है तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। क्योंकि जैसे एडवर्बियल फ्रेज होता है वैसे प्रेपोजिशनल फ्रेज भी होता है। देख लेना सेंटेंस में, देख लेना यहाँ ऑन द टेबल, बुक, सेंटेंस का सेंस देखो, बुक टेबल पर है, तो टेबल पर है, टेबल पर क्या है? बुक है, तो यहाँ बुक की विशेषता बताई जा रही है ना। और नाउन और प्रोनाउन के लिए हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं। अकेला ऑन होता तो प्रेपोजिशन होता, बट 3 वर्ड का है तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। बट यहाँ बुक टेबल पर नहीं है, बुक टेबल पर गिरा, गिरने की विशेषता बता रही है, और फेल वर्ब है, ठीक है। अपॉन द टेबल बुक नहीं है, अपॉन द टेबल बुक गिरा, वर्ब की विशेषता बता रही है, इसलिए एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज, थोड़ा सा सेंटेंस में देख लेना। यहाँ बुक की विशेषता बताई जा रही है और यहाँ बुक के गिरने की बताई जा रही है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब, और एडवर्ब 3 वर्ड का है तो एडवर्बियल फ्रेज। चलो अब फटाफट इसको खत्म करते हैं। और ये तो आपको बता ही दिया, एट ऑफिस, यहाँ एंड कंजंक्शन है, और यहाँ का कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है? यहाँ का कंजंक्शन जोड़ रहा है एट ऑफिस फ्रेज को एट होम फ्रेज से। और दूसरा ये भी बता दिया कि ये एंड दैट कंजंक्शन है, किसको जोड़ रहा है? सब्जेक्ट वर्ब। थोड़ा सा जल्दी जल्दी जा रही हूँ, पढ़ा दिया है। सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज, यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज, और दोनों क्लॉज को ये कंजंक्शन जोड़ रहे हैं।
आपको 50-60 क्वेश्चन जो मैं आज प्रैक्टिस के लिए देने वाली हूँ ना, उसमें 5-7 क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। ठीक है, सारे CDS में आए हुए क्वेश्चंस हैं, आपको 5-7 क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होने वाला है, जिसको हम लोग सैटरडे को डिस्कस कर लें। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि सब चीज़ ही बन जाता है। टीचर ने पढ़ाया और 60 का 60 क्वेश्चन जिसका बन गया है ना, दाल में काला है कुछ, इतना इंटेलिजेंट आप लोग नहीं हो। तो 5-7 या 10 क्वेश्चन में, 50-60 में से 10 क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, कंफ्यूजन वाला है, वो सब हम लोग करेंगे। लेकिन वो नाउन की विशेषता नहीं बता रहा है ना, रिलेट कर रहा है, नाउन की विशेषता थोड़ी बता रहा है। बुक टेबल पर गिरा, बुक की विशेषता थोड़ी बता रहा है। अब आ जाओ लास्ट हमारा इंटरजेक्शन, और इंटरजेक्शन एग्जाम में थोड़ी आता है। मतलब एग्जाम में इंटरजेक्शन कोई अलग सा चैप्टर नहीं है। कई बच्चे बोलते हैं मैम आपने नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, टेंस, आर्टिकल, एक्टिव पैसिव नरेशन पढ़ा है, आपने इंटरजेक्शन चैप्टर क्यों नहीं पढ़ा है? इंटरजेक्शन एक कोई चैप्टर नहीं है, इंटरजेक्शन एक पार्ट ऑफ स्पीच का ही हिस्सा है, जिसको हम एक्टिव वॉइस बनाते समय और नरेशन के समय यूज कर लेते हैं। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इंटरजेक्शन का यूज होता है। इंटरजेक्शन किसको बोलते हैं? उस दिन बताया था ना, इंटरजेक्शंस आर वो पार्ट ऑफ स्पीच जो अचानक से जॉय वाला फीलिंग, अब अचानक से सरप्राइज वाला फीलिंग, अचानक से दुख वाला फीलिंग आ रहा है, तो वहां पे हम इंटरजेक्शन का यूज करते हैं। सैटरडे को प्रैक्टिस वही है 9:30 बजे। हर दिन आपकी सैटरडे को क्लास नहीं होगी। मैं चाह रही थी ना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का जल्दी से आपको डिस्कशन इसी वीक में करवा के ख़त्म करूं, इसीलिए क्लास डाल दिया। इस सैटरडे को ना वो नहीं है, डाउट नहीं होगा। डाउट के लिए तो अभी मैं ग्रुप वगैरह बनाऊंगी। अब देखो यहाँ पे वी क्या है? वी प्रोनाउन है, हैव वन वर्ब है, ठीक है, द आर्टिकल है, मैच नाउन है। अब इंटरजेक्शन बचा कौन? ये पूरा एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में सबका पार्ट ऑफ स्पीच बता दिया। जैसे द आर्टिकल है, प्लेयर्स नाउन है, हैव परफॉर्म्ड वर्ब है, और ये वेल क्या है? वेल किसकी विशेषता बता रहा है? प्लेयर्स वेल नहीं है, प्लेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और परफॉर्म वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए। ठीक है, एडवर्ब। सिर्फ अपॉन होता ना आर्यन, तो वो तो ऑब्जेक्ट ले रहा है। सिर्फ अपॉन होता तो वो तो प्रेपोजिशन होता है, सिर्फ अपॉन होता तो वो प्रेपोजिशन होता है। और तब इंटरजेक्शन क्या है? अचानक से, कौन से वर्ड से अचानक से फीलिंग आ रही है? ओ माय गॉड, हुर्रे, ये हुर्रे, शाबाश, ये इंटरजेक्शन है। सॉरी, ये इंटरजेक्शन है। ब्रावो, शाबाश, ये इंटरजेक्शन है। तो इंटरजेक्शन में क्या क्या आता है? ठीक है, इंटरजेक्शन में क्या क्या आता है आपके? इंटरजेक्शन में ये सब इंटरजेक्शन है। आउच, हुर्रे, वाओ, अल्लास, ये सब अचानक से कोई विस्मयादि बोधक सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो हम यूज करते हैं, इंटरजेक्शन। ओके, कल से नया टॉपिक शुरू होगा, दैट इज कंजंक्शन। ये लिख लिया आपने? अब आ जाओ, हाँ, अल्लास। ये देखो, अल्लास हम दुख में बोलते हैं, अल्लास उसका इकलौता बेटा का डेथ हो गया, ये इंटरजेक्शन। ठीक है, मैं तो बर्बाद हो गया, ये सब इंटरजेक्शन। चलो अब थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला एरिया क्लियर कर दो। बहुत आपने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लिया, अब आपको पार्ट ऑफ स्पीच में ना PhD नहीं करना है। पार्ट ऑफ स्पीच में PhD नहीं करना है, इतना काफी है। अब आ जाओ कंफ्यूजन वाला एरिया। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया, चलो आप लोग बताओगे। एक मिनट, आपका कंफ्यूजन क्या हो सकता है? कभी कभी आपको कंफ्यूजन होता है एडवर्ब और प्रेपोजिशन। ओके, क्योंकि कभी कभी जैसे एट वर्ड एडवर्ब भी रहता है, इन वर्ड एडवर्ब भी हो सकता है, प्रेपोजिशन भी हो सकता है, ऑन वर्ड एडवर्ब भी हो सकता है, प्रेपोजिशन भी हो सकता है। तो ये कंफ्यूजन रहता है। ओके, तो आप मुझे पहले ये करवा देती। हाँ, प्रेपोजिशन और एडवर्ब का कंफ्यूजन क्लियर करवा के फिर प्रेपोजिशन और कंजंक्शन का करवाऊं। चलो मुझे बताओ कि यहाँ का इन क्या है?
अभी तुरंत बताया। और यहाँ का इन क्या है, क्योंकि दोनों तो जगह बता रहा है। प्रेपोजिशनल फ्रेज उसको तब मानेंगे शरण जब किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, और वर्ब की विशेषता बता रहा है तो वो एडवर्बियल फ्रेज हो गया। बिजी नाउन नहीं होता है, बिजी उस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, रूम एक ऑब्जेक्ट है, और जब भी ऑब्जेक्ट आ रहा है तो मतलब समझ जाओ वो प्रेपोजिशन है, ठीक है, अकेला प्रेपोजिशन है। ही केम इन एंड टुक सम रेस्ट, अंदर आया और कुछ रेस्ट, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब आप बोलोगे कि मैम एंड को आपने ऑब्जेक्ट नहीं माना, क्योंकि किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन प्रोनाउन होना है ना, बट एंड तो कंजंक्शन है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ तो पता चल रहा है ना, रूम के कहाँ पे आया, रूम के अंदर बैठे हैं, यहाँ पे वो सिंपली अंदर आए, किसके अंदर क्या अंदर कुछ नहीं पता चल रहा। द बोट सेल डाउन द रिवर, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब है ये प्रेपोजिशन है। और यहाँ पे दिया होगा, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं है, इसका मतलब है ये एडवर्ब। अब प्लेन टेक ऑफ करता है, ठीक है, प्लेन जब उड़ता है प्लेन टेक ऑफ करता है, तो यहाँ ऑफ के बाद एक ऑब्जेक्ट आया, इसका मतलब है कि यहाँ का ऑफ प्रेपोजिशन है, बट यहाँ ऑफ के बाद कोई ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं आया, एडवर्ब एडवर्ब एडवर्ब। ये छोड़ो, अब आ जाओ, ये तो कर लोगे प्रेपोजिशन में, जहाँ पे एडवर्ब ऑब्जेक्ट है प्रेपोजिशन, और जहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है एडवर्ब। और एक कंफ्यूजन आपका और भी हो सकता है, कंजंक्शन और प्रेपोजिशन, यहाँ भी बहुत भारी कंफ्यूजन हो सकता है। बस याद रखना कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, और कंजंक्शन जो है वो जोड़ने का काम करेगा, या कंजंक्शन के बाद एक क्लॉज आएगा। आप छोटा सा सेंटेंस ही देखो, यहाँ पे एक सेंटेंस देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि आफ्टर क्या होगा, तो ऐसे नहीं बोलना है, आपको डिसाइड करना है। देखो यहाँ पे ये आफ्टर है और यहाँ भी आफ्टर है, अब आपको डिसाइड करना है, यहाँ आफ्टर के बाद एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, बट यहाँ आफ्टर के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। देखो आफ्टर के बाद अगर मैं ऐसा लिखती ना, ये देखो, ही रैन आफ्टर मी, वो मेरे पीछे भागा, तो ये जो मी है ना, ये जो मी है ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। आई किसके लिए यूज होता है, आई हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, आई सेंटेंस के शुरू में यूज होता है ना, तो ये आई सब्जेक्ट है और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट लगा है इसका मतलब कि ये क्या है, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता है, ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो, अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे आपने इसको प्रेपोजिशन क्यों नहीं माना, क्योंकि नीचे सेकंड वाला सेंटेंस में आफ्टर प्रेपोजिशन तब होता है ना जब उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आता, बट आई थोड़ी ऑब्जेक्ट होता है, आई तो सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। अगर मी लगा रहता ना, मी लगा रहता तब मैं उसको ऑब्जेक्ट मानती। इसका मतलब है कि आप बोलोगे कि आई तो सब्जेक्ट के लिए यूज होता है और प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, इसका मतलब है यहाँ का आफ्टर प्रेपोजिशन नहीं है। बता रही हूँ क्या है, ये देखो, आई हैड लेफ्ट क्या है, वर्ब है, आई हैड लेफ्ट, आई सब्जेक्ट है, हैड लेफ्ट वर्ब है, और सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्या बनाता है, क्लॉज। और यहाँ देखो, ही क्या है, सब्जेक्ट है, और यहाँ वर्ब है, और सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्या बनाता है, क्लॉज। तो ये वाला जो आफ्टर है ना, कोई रिलेशन वगैरह नहीं बता रहा है,
ठीक है, यहाँ जो आफ्टर है जोड़ रहा है, दो चीज को जोड़ रहा है, वो तभी आया जब मैं वहां से निकल गया। तो ये देखो एक क्लॉज है और ये एक क्लॉज है। इसको एक ट्रिक है आपको छोटा सा कि आफ्टर के बाद अगर आई आ रहा है तो उसके बाद इसको आप प्रेपोजिशन मान ही नहीं सकते हो, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, बट आई तो सब्जेक्ट है। अगर मी रहता तो हम इसको प्रेपोजिशन मानते। तो यहाँ का आफ्टर दो क्लॉज को जोड़ रहा है, तो यहाँ का आफ्टर इज अ कंजंक्शन। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में आफ्टर किसी चीज को जोड़ ही नहीं रहा है। ये देखो, डॉग क्या है, सब्जेक्ट, और ये रैन क्या है, वर्ब, और सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्लॉज बनाता है। ठीक है, और कंजंक्शन तो बहुत वफादार टॉपिक होता है। कंजंक्शन का काम क्या होता है, वर्ड को वर्ड से जोड़ना, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ना। तो इस वाक्य में एक क्लॉज यहाँ पे है, बट सेंटेंस के दूसरे भाग में कोई क्लॉज है ही नहीं। इसको मैं क्लॉज नहीं मानती, क्योंकि क्लॉज होने के लिए उसको क्या चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन चाहिए, बट यहाँ तो कोई सब्जेक्ट वर्ब है ही नहीं। ओके, तो वर्ब यहाँ पे है ही नहीं, ये क्लॉज है ही नहीं। इसका मतलब है कि ये कंजंक्शन नहीं है, ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद जो कैट है उसके ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब थर्ड आ जाओ, आई हैव नॉट मेट हिम सिंस मंडे, मैं उससे मंडे से नहीं मिला हूं। बस ध्यान रखना, थोड़ा सा ट्रिक लगाओ ना कि मैम आफ्टर के बाद आई लगा है, आफ्टर आई हैड लेफ्ट। ये आफ्टर किसी हाल में प्रेपोजिशन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट चाहिए। मी रहता तो चलो ठीक था, बट यहाँ तो सब्जेक्ट डाल दिया, और प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट थोड़ी होता है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब है प्रेपोजिशन नहीं है, कंजंक्शन है, बट ऊपर वाला इज प्रेपोजिशन। अब आ जाओ सिंस वाला, मैं थोड़ा लिख के बताती हूँ। लिखा मैंने, आई हैवंट मेट, क्योंकि आपने सिंस वाला, जब मैं आपको प्रेपोजिशन चैप्टर पढ़ाऊंगी उसमें सिंस पढ़ाऊंगी तो आपके मन में होगा कि सिंस प्रेपोजिशन होता है, बट ऐसा नहीं है। ओके, सेंटेंस देख के डिसाइड करना। आई हैवंट मेट हिम सिंस जनवरी। लिखते जाइए, आई हैवंट मेट हिम since he left since he was ill, चूंकि वो बीमार था, he couldn't come। देखो भाई, एक चीज ध्यान रखना है, ये जो since है ना, ये टाइम भी बताता है। जनवरी, जब से वो गया है तब से मैं नहीं मिला हूं, यहाँ का सेंस भी टाइम बता, लेकिन नीचे वाला सेंस टाइम नहीं बता रहा है। यहाँ सेंस का मतलब है चूंकि वो बीमार था इसलिए नहीं आ, यहाँ का सेंस रीजन बता रहा है। हाँ, अब मुझे बताना है कि यहाँ का सेंस प्रेपोजिशन है कि कंजंक्शन है। अगर ऐसा रहता, द डॉग रैन आफ्टर द कैट लेफ्ट, ठीक है, आफ्टर द कैट हैड लेफ्ट, ऐसा कुछ होता। तो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा ध्यान लगाओ कि ये हैड लेफ्ट क्या है, हैड लेफ्ट वर्ब है, और वर्ब ने अपना एग्रीमेंट सब्जेक्ट से किया है। वर्ब ने अपना एग्रीमेंट ऑब्जेक्ट से नहीं किया है, वर्ब एग्रीमेंट सब्जेक्ट से करता है। इसका मतलब है यहाँ का कैट सब्जेक्ट है, और यहाँ का आफ्टर प्रेपोजिशन नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं आता, ऑब्जेक्ट आता है। इसका मतलब है यहाँ का आफ्टर कंजंक्शन है, ये सब्जेक्ट और वर्ब को जोड़ रहा है, यहाँ भी सब्जेक्ट और वर्ब को जोड़ रहा है। हाँ भाई बताओ यहाँ पे क्या है, सिंस टाइम बता रहा है। यस, आई हैवेंट मेट हिम, मैं उससे जनवरी से नहीं मिला हूं। तो यहाँ का सिंस के बाद एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ का सिंस प्रेपोजिशन है। अब आप बोलोगे मैम यहाँ का सिंस को आपने प्रेपोजिशन क्यों नहीं माना, क्योंकि ही लगा है, और ही ऑब्जेक्ट नहीं होता, ही सब्जेक्ट होता है ना, हिम ऑब्जेक्ट होता है, ही तो सब्जेक्ट होता है, और प्रेपोजिशन अपने साथ सब्जेक्ट थोड़ी लेगा।
प्रेपोजिशन तो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, ये तो सब्जेक्ट होता है, और ये वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है, क्लॉज। यहाँ भी देखो आई सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, आई हैवंट मेट, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है, क्लॉज। इस साइड भी क्लॉज है, इस साइड भी क्लॉज है, और इन दोनों क्लॉज को सिंस जोड़ रहा है तो कंजंक्शन है। कंजंक्शन वफादार टॉपिक है, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ेगा, क्लॉज को फ्रेज से नहीं जोड़ेगा, क्लॉज को सेंटेंस से नहीं जोड़ेगा, क्लॉज को क्लॉज से, फ्रेज को फ्रेज से, सेंटेंस को सेंटेंस से। अब देखो यहाँ पे फिर से ही लग गया, और ही तो सब्जेक्ट के लिए होता है, अगर ये प्रेपोजिशन होता तो प्रेपोजिशन होता तो हिम लगता ना, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है, ठीक है। तो ये देखो ही सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और यहाँ भी ही सब्जेक्ट है, कुड नॉट कम वर्ब, और वफादार टॉपिक है, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ रहा है, तो यहाँ का सिंस कंजंक्शन। कंजंक्शन कंजंक्शन एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, समझने में कोई दिक्कत हो तो एक बार रिवीजन कर लीजिए। तो अब आपको पता चल गया कि कंजंक्शन और प्रेपोजिशन कैसे पता करते हैं। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, ही डाइड फॉर हिज कंट्री। बताओ, यहाँ का सिंस तो कंजंक्शन है, क्योंकि प्रेपोजिशन होता तो उसके बाद सब्जेक्ट थोड़ी आता, ऑब्जेक्ट आता, वो कंट्री के लिए मर मिटा। दो तीन तरीके से समझ लो, ही क्या है, सब्जेक्ट है, और ये वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज, और कंजंक्शन वफादार टॉपिक है, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ेगा। अगर ये कंजंक्शन होता ना, तो अगर इसके इस साइड क्लॉज है तो इस साइड भी क्लॉज आता ना, बट यहाँ पे कोई क्लॉज नहीं आ रहा है। क्लॉज होने के लिए सब्जेक्ट चाहिए और वर्ब चाहिए, बट यहाँ तो कोई वर्ब का नामो निशान नहीं है। इसका मतलब है कि ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद नाउन आया है, यहाँ जो प्रेपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन है ऑब्जेक्ट। और ही कुडेंट कम फॉर ही वाज इल, फॉर भी कारण बताता है, फॉर का बहुत सारा मतलब होता है। यहाँ ही वो नहीं, जैसे सिंस का सिंस कारण बताता है ना, वैसे यहाँ भी फॉर सिंस वाला सेंस दे रहा है, कारण बता रहा है, बीमार था इसलिए नहीं आ पाए। अब देखो ये प्रेपोजिशन नहीं है, प्रेपोजिशन होता तो ही नहीं आता, हिम आता, ये सब्जेक्ट वर्ब है, और यहाँ भी ये सब्जेक्ट है, कुड नॉट कम वर्ब। और देखो कंजंक्शन कितना वफादार टॉपिक है, एक साइड यहाँ क्लॉज है और एक साइड यहाँ पे क्लॉज है, और वफादारी निभा रहा है, दोनों क्लॉज को जोड़ रहा है कंजंक्शन। ओके ये जो मैं कंफ्यूजन बता रही हूँ ना, पेपर सॉल्व करते समय ध्यान रखना। जब ये सीडीएस में आया था तो यहीं पे बच्चे रॉन्ग किए थे, बच्चे रॉन्ग किए थे प्रेपोजिशन और कंजंक्शन के बीच के डिफरेंस में, बच्चे रॉन्ग किए थे प्रेपोजिशन और एडवर्ब के बीच का डिफरेंस। बाकी ये जो इंटरजेक्शन वगैरह है, नाउन पहचानना, प्रोनाउन पहचानना, एडजेक्टिव पहचानना, एडवर्ब पहचानना, वहाँ बच्चों को कोई दिक्कत नहीं थी, वहाँ आराम से कर लिया था। जो भी बच्चों ने नंबर खोया वो प्रेपोजिशन और कंजंक्शन पहचानने में या प्रेपोजिशन और एडवर्ब पहचानने में, थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये तो करवा दिया। कभी कभी एडजेक्टिव और एडवर्ब पहचानने में भी दिक्कत हो जाती है। ये देखो मैंने लिखा द सरफेस इज हार्ड, सरफेस वॉज हार्ड है, और फिर मैंने लिखा ही वर्क्स हार्ड। अब कोई आपसे पूछे कि हार्ड क्या है, तो ये मत बता देना कि हार्ड एडजेक्टिव है या ये सब, सेंटेंस बनाएगा सामने वाला तभी बताना। यहाँ पे हार्ड वर्ड किसकी विशेषता बता रहा है, ये सतह, ये सरफेस की बता रहा है, और द लगा है, सरफेस नाउन है, ठीक है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए। और यहाँ पे ही हार्ड नहीं है, ही हार्ड मेहनत करता है, वर्क्स, वर्क्स वर्ब है, और वर्ब की विशेषता के लिए एडवर्ब। देखो यहाँ पे वही, अरे यहाँ पे वही हार्ड एडवर्ब हो गया, ओके, और यहाँ पे वही हार्ड एडजेक्टिव हो गया। वो तो सेंटेंस देख के यू हैव टू डिसाइड whether a particular word is an adjective, adverb. इंग्लिश को ना खुश होके पढ़ना है, ओके, यू हैव टू एंजॉय इट, until and unless you enjoy ना, तो फिर दिक्कत हो जाती है। मन नहीं भी लग रहा है, मन मार के भी पढ़ लेना, नहीं एंजॉय कर सकते हो, मन मार के भी पढ़ लेना, पीछा नहीं छोड़ेगा। स्टेनो के स्टूडेंट्स, सीडीएस के स्टूडेंट्स ये क्या करेंगे, और इनफैक्ट सीजीएल वाले स्टूडेंट्स भी,
आज के डेट में इंग्लिश से आप बच नहीं सकते। अब देखो, ही इज अ हार्ड वर्कर, वर्कर की विशेषता बता रहा है, वर्कर, वर्कर पढ़ाने वाले टीचर, ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब एक व्यक्ति, और व्यक्ति नाउन होता है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव। और यहाँ पे वर्क्स की विशेषता बता रहा है, वर्क्स वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब। और यहाँ सरफेस की बता रहा है, सरफेस नाउन है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव। ओके, ऊपर वाले में ही की विशेषता नहीं बताई जा रही, ही के वर्क्स की, वर्क्स, ठीक है। और यहाँ ही की विशेषता बता रही, ही क्या है, एक वर्कर है, कठिन काम करने वाला, तो ही प्रोनाउन है। प्रोनाउन या नाउन की विशेषता एडजेक्टिव, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव, प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव, वर्ब की विशेषता एडवर्ब। तो जब भी आप, जो मैं आपको शीट देने वाली हूं ना, वहां जहां भी आपको ऑप्शन में एडवर्ब दिख रहा है, या प्रेपोजिशन दिख रहा है, या एडवर्ब दिख रहा है, या या कंजंक्शन और प्रेपोजिशन दिख रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना और अपने ऑप्शंस को छांटना, और रॉन्ग मत करना। बाकी सब तो कर लोगे, कंफ्यूजन वाला पार्ट में ही प्रॉब्लम्स होता। कल से हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। कल मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत बिजी रहते हैं, वैलेंटाइंस डे अभी खत्म हुआ है, तो आज थोड़ा बिजी रहेंगे, इसीलिए मैंने आपको फ्राइडे का टाइम दिया है, ठीक है। फ्राइडे को अच्छे से पेपर बनाना, और सैटरडे को क्लास है, क्लास शेड्यूल करवा दूंगी मैं, सैटरडे को 9:30 बजे आ जाना, डिस्कस करेंगे। DSSB के लिए काफी है। अभी मैं YouTube पे जितना मोस्ट रिपीटेड वोकैब करवा रही हूँ ना, बोल के थोड़ी करवा रही हूँ अब देखोगे सारे DSSB का वोकैब है। अरे वोकैब और DSSB वाला वोकैब ऐसे CGL में भी आता है, स्टेनो में भी आता है CDS में भी आता है, सब जगह आता है, बोल बोल के थोड़ी करवाना है। अब देखो यहाँ पे फास्ट का एक मतलब होता है तेज, एक फास्ट का मतलब है जल्दी, तेज, और एक फास्ट का मतलब व्रत भी होता है, व्रत रखना, व्रत या व्रत रखना, फास्टिंग करते हो ना। तो चलो, ऊपर वाला फास्ट क्या है, ऊपर वाला फास्ट क्या है, जल्दी से बता देना। वर्कर इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, बट आप सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से बाहर निकलना है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है ना, नाउन या प्रोनाउन। अच्छा, सैटरडे को एफकैट है, शीट कितने बजे डालोगे? अभी मैं क्लास खत्म करके उनको बोलती हूँ। आंसर मत देख, पहले वाले बैच में ना मैं आंसर नहीं देती थी, बाद में देती थी, लेकिन अभी मैं आंसर आपको दे दूंगी, लेकिन देखना मत, सॉल्व करने के बाद देख। यहाँ फास्ट किसकी विशेषता बता रहा है, ही फास्ट नहीं है, ही फास्ट दौड़ा, दौड़ने की, और दौड़ना वर्ब है, क्योंकि वर्ब का ही पास्ट टेंस, रन का ही पास्ट टेंस रैन होता है ना, तो वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे एडवर्ब है। वो फास्ट नहीं है, वो फास्ट दौड़ा, बट ही इज फास्ट, वह फास्ट है, वह की विशेषता बता रहा, वह प्रोनाउन है, और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव। यहाँ का फास्ट एडवर्ब है, यहाँ का फास्ट एडजेक्टिव। दे फास्ट ऑन मंडे, ऊपर वाले फास्ट का मतलब तो जल्दी के सेंस में है, बट नीचे वाला दोनों फास्ट व्रत के सेंस में है। एक होता है व्रत और एक होता है व्रत रखना। व्रत रखना वर्ब है, सिंपली व्रत नाउन है। पहले देख लो, दे क्या है, सब्जेक्ट, ऑन प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है नाउन के रूप में। अब क्या है, दे सब्जेक्ट है, ऑन प्रेपोजिशन है, मंडे नाउन है, और एक सेंटेंस बिना वर्ब के इनकम्प्लीट है। ओके, सेंटेंस में वर्ब का आना बहुत जरूरी है, वैसे सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का आना जरूरी है, बट कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं ना जहां हम अपने सब्जेक्ट को छुपा लेते हैं, जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है, गो वर्ब है और ये तो एडवर्ब हो गया। आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है सेंटेंस को मीनिंगफुल सेंस देने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का आना जरूरी है, बट कभी कभी हमारा सेंटेंस वर्ब से ही शुरू हो जाता है, ऑर्डर वाले सेंटेंस में, इंपेरेटिव में इसका सब्जेक्ट छुपा हुआ है। यू को यहाँ छुपा लिया, अंडरस्टूड है कि सामने वाले किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन वर्ब सब्जेक्ट ना भी आए चले, सब्जेक्ट छुपा हुआ रहेगा, लेकिन वर्ब का आना जरूरी है, तभी तो सेंटेंस कंप्लीट सेंस देगा। इस सेंटेंस में तो इसका मतलब है कि ये वर्ब है। यहाँ का फास्ट
एडवर्ब था, यहाँ का फास्ट एडजेक्टिव है, यहाँ का फास्ट वर्ब है, ठीक है, वर्ब है। अब देखो यहाँ का फास्ट, आप बोलोगे कि मैम आप दोनों जगह सेंटेंस तो सेम ही बोल रहे हो, ओके, दोनों जगह सेंटेंस तो आपने सेम ही बोला कि वो मंडे को व्रत रखते हैं, वो मंडे को व्रत रखते हैं, बट डिफरेंस देखो यहाँ क्या किया है ना, मैंने फास्ट को एज अ वर्ब किया है, बट यहाँ मैंने आर्टिकल लगा दिया और आर्टिकल के बाद नाउन आता है, और यहाँ का जो वर्ब है वो कीप कर दिया है, ओके। ऊपर वाले वाक्य में फास्ट को वर्ब रखा था और नीचे वाले में मैंने फास्ट को एज अ नाउन यूज कर दिया क्योंकि आर्टिकल लगा दिया, तो ये नाउन बन गया और यहाँ का वर्ब ये। तो फास्ट कैन बी यूज्ड एज एन एडवर्ब ऑल्सो, it can be used as an adjective also, it can be used as a verb also, it can be used as a noun also. So in order to decide the part of speech of a particular word, you have to see the usage of that word in the sentence. Sentence में वो word को किस तरह से use किया है, किसकी विशेषता बता रहा, वर्ब की बता रहा होगा तो एडवर्ब है, नाउन प्रोनाउन की बता रहा होगा एडजेक्टिव है, और यहाँ तो वर्ब है और यहाँ आर्टिकल लगा इसलिए नाउन। जल्दी जल्दी करते हैं, आज यूट्यूब क्लास भी है ना। फिफ्थ में वर्ब कहाँ है? फिफ्थ में ये वर्ब है, इस भी तो वर्ब होता है ना, इसका पास्ट टेंस वॉज होता है ना, इस भी वर्ब है। हाँ, अभी मैंने बताया कुछ ऐसे वर्ड जो एज एन एडजेक्टिव भी यूज हो सकता है, कुछ ऐसे वर्ड जो एज अ एडवर्ब भी यूज हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स है जो एज अ नाउन भी यूज हो सकता है, एज अ वर्ब भी। जैसे मैंने बोला वाटर, अब बोलोगे मैम वाटर तो एक पदार्थ है और कोई भी नेम प्लेस एनिमल का नाम तो नाउन होता है, ठीक है, वाटर नाउन होता है, बट हम वाटर को एज अ वर्ब भी यूज कर लेते हैं। एक होता है पानी, पानी नाउन है बट पौधों को पानी पटाना, पौधों को पानी देना इज अ वर्ब। तो ये देखो, द वाटर इज डर्टी, यहाँ पे वाटर नाउन है, क्यों? इज वर्ब है, और वर्ब ने अपना एग्रीमेंट किससे किया है? सब्जेक्ट से, और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है? नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ वाटर नाउन है, द लगा है नाउन है, और डर्टी तो उसकी विशेषता बता रहा है पानी की, नाउन की, तो ये तो एडजेक्टिव। तो यहाँ का वाटर इज अ नाउन, ठीक है। लेकिन समटाइम्स वाटर कैन बी यूज्ड एज अ वर्ब ऑल्सो, समटाइम्स वाटर कैन बी यूज्ड एज अ वर्ब ऑल्सो। आई वाटर द प्लांट्स, मैं पौधों को पानी देता हूँ, यहाँ पानी देने में क्रिया हो रही है, आई हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, यहाँ वाटर वर्ड में ना कोई क्रिया नहीं हो रही, सिंपली पानी के बारे में बताया जा रहा है, बट यहाँ वाटर का मतलब है पौधों को पानी देना, यहाँ पे कोई क्रिया हो रही है, किसको पानी दे रहे हैं? पौधों को। तो प्लांट्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन प्रोनाउन, तो यहाँ तो नाउन, और यहाँ का वाटर पौधों को पानी देना वर्ब है, और यहाँ का वाटर नाउन था। नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा, दे फास्ट ऑन मंडे कहाँ से आ गया? इसको तो आना नहीं चाहिए, तो वर्ब है, इसको काट दो। ये मतलब वही लिख दिया होगा, यहाँ का फास्ट वर्ब है, ठीक है, जो आपने लिखा है, और दे कीप अ फास्ट, यहाँ का फास्ट नाउन है, वही वाला आ गया। अब देखो प्राइड, प्राइड का दो मतलब जाता है, एक प्राइड का मतलब गर्व भी होता है, एक प्राइड का मतलब है घमंड भी होता है। ही क्या है? हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट, और ये क्या है? शोज वर्ब है। फॉल्स नकली, ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? नाउन की। तो यहाँ का प्राइड ना, एक प्राइड का मतलब है गर्व, तो वो नाउन है, और गर्व करना वो वर्ब है। अब देखो, ही प्राइड्स हिमसेल्फ इन हिज हेल्थ, उसको अपने हेल्थ को लेकर बहुत गर्व, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब, तो यहाँ का प्राइड को एज अ वर्ब यूज कर दिया है, और यहाँ प्राइड को एज अ नाउन यूज कर दिया। अरे हुआ है, बहुत सारे स्टेनो वाले बच्चों से बात हुई थी ना, मैम मेरा 0.5 से रह गया, मेरा इससे रह गया, और इस बार ना एकदम डबल डिजिट में रैंक लेके आए, 18, 40, 28 रह गया, पॉइंट से रह गया, तो आपको उतना अच्छा नहीं मिल पाता। इस बार आपको ठीक है 1 साल लगा, बट इस बार जबरदस्त मिल गया, बस ध्यान रखना है, कुछ भी होता है ना अच्छे के लिए ही होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा है, बच्चों का एकदम 80+ स्कोर है। मैं अक्सर आपको क्लास में बोलती भी हूँ कि मेरे को ना एक बच्चे का 95 आ गया, ठीक है, किसी का 93 आ गया, एक आध 2 3 4 बच्चे का 90+ आ गया, तो मैं ज़्यादा खुश नहीं होंगी।
लेकिन मेरे एवरेज मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं कि मेरे 80% बच्चों का 80+ आए, वो मेरे लिए ज़्यादा खुशी की बात। तो मैं अपना परफॉर्मेंस सिर्फ 1-2 बच्चों को लेकर जज नहीं करना है। परफॉर्मेंस में टीचर को देखना होता है ना कि एवरेज उनके बच्चे अच्छा कर रहे हैं। तो कल मुझे बहुत स्टेनो से, इसीलिए मैं सबसे मार्क्स पूछ रही थी। सबसे पहले इंग्लिश का कैसा था, तो एक नाउन भी हो सकता है, एक वर्ब भी हो सकता है। ओके, हाँ अब छोड़ दो, कल तो कंजंक्शन चैप्टर शुरू करूंगी। तो आज मैंने आपके बैच का एक चैप्टर खत्म हुआ, चैप्टर नहीं बोलोगे, बेसिक खत्म हुआ, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, ये मैंने खत्म कर दिया। अभी मैं टीम को बोलती हूँ कि प्रैक्टिस पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने सारा CDS से उठाया है पिछले 5-6 साल का। तो मैं आपको क्वेश्चंस देती हूँ, PDF आप देख लेना, बना के रखना। कल आपकी क्लास होगी कल तो मैं एक नया चैप्टर शुरू करूंगी, कंजंक्शन, बट तब तक आप ये शीट बना के रखना। सैटरडे को मैं एक क्लास डलवा रही हूँ, मैं इस शीट को सिंपली डिस्कस करूंगी सैटरडे को। ठीक है, काइंडली बना दीजिएगा। ठीक है, काइंडली शीट जरूर बनाइएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो ना, अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, बेकार है। उस समय तो सब समझ में आ जाता है। असली आपकी अंडरस्टैंडिंग की टेस्टिंग होती है प्रैक्टिस शीट में। और भी बहुत प्रैक्टिस शीट में मैं आपको और भी बहुत सारा चीज़ बताऊँ। ठीक है, प्रैक्टिस शीट में ना जब आएगा तो एक और है, वहाँ मैं छोड़ के रखती हूँ, शीट में ही बताती हूँ। एक होता है पर्सनल प्रोनाउन, जो कि मैं प्रोनाउन चैप्टर में तो आपको पढ़ाऊंगी। जैसे अभी मैंने क्या बताया, प्रोनाउन पढ़ाया, और एक इम्पर्सनल, वो वाला आपसे नहीं बनेगा। तो वो आप सैटरडे को आना, मैं उसको समझा दूंगी। ठीक है, हिमसेल्फ प्रोनाउन होता है, हिम का ही हिमसेल्फ बनता है, जिसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। डिस्कशन में बता दूंगी। ठीक है, चलो एंड किया जाए, मैं फटाफट अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद हम लोग यूट्यूब पे मिलेंगे। और आज 1 बजे भी तो हमारी क्लास है। 1 बजे ना मैं आपका सब्जेक्ट वर्ब का जो 20 क्वेश्चंस बचा है वो कंप्लीट करवाऊंगी, और वो कैप करवाऊंगी। और कल मैं आपको करवाने वाली हूँ फिर से क्लोज टेस्ट PQRS। इस बार थोड़ा सा बीच में छुट्टी आने की वजह से गड़बड़ हो गया। ओके, चलो एंड किया जाए। PDF वगैरह में कोई भी दिक्कत है ना, द टीम इज देयर टू हेल्प यू, बट बार बार कॉल मत करना। मेल करने तो सबको आता है, HRUC लाइव, भैया मेल करो कि आई एम नॉट एबल टू फाइंड द PDF, इस पे मेल करिए, आपको बता देंगे। फोन कॉल से भी ज़्यादा जल्दी आपको मेल पे आंसर मिले। ओके, चलो थैंक यू एवरीवन। शीट बना लीजिएगा।